गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड विद मेजर पार्टनर्स। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेटेस्ट डेटा आया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडिया का एंड इंडस्ट्री का, और इन्होंने कहा है कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स में रिपोर्ट किया गया है। तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड अगर हम देखें तो फॉरेन ट्रेड जो है वो 48.8% इंडिया का जीडीपी का कॉन्स्टिट्यूट करता है 2018 के आंकड़ों के हिसाब से। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर देखें, ट्रेड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री एडमिनिस्टर करती है। और 2022 में इंडिया का जो है टोटल एक्सपोर्ट्स जो है वो नंबर 15 पर था, नंबर 8 पर टोटल इंपोर्ट्स था। ठीक है, वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें आंकड़ों में तो कॉमर्स मिनिस्ट्री डेटा जो कह रहा है कि चाइना जो है वो इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। चाइना से पहले यूएई था और बीच में यूएस भी जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का बना। ठीक है, अब एक्सपोर्ट्स अगर हम देखें तो टॉप एक्सपोर्ट्स इंडिया के जो है वो रिफाइंड पेट्रोलियम, डायमंड्स, पैकेज्ड मेडिकमेंट्स हैं, ज्वेलरी है, राइस है। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो हैं वो यूएस को किए गए, उसके बाद यूएई को, फिर नीदरलैंड्स को, फिर चाइना को और बांग्लादेश को। 2022 में इंडिया जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डायमंड्स भी रहा। अगर हम इंपोर्ट्स के बारे में देखें तो टॉप इंपोर्ट्स इंडिया के जो थे वो क्रूड पेट्रोलियम, कोल ब्रिकेट्स, गोल्ड, पेट्रोलियम गैस, डायमंड्स। और इंपोर्ट्स मोस्टली जो है वो चाइना से हमने किए हैं सबसे ज़्यादा। और 2022 में इंडिया जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल ब्रिकेट्स रहा है। ठीक है, तो अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड्स देखें इंडिया के फॉरेन ट्रेड में तो चाइना ने यूएस को जो है वो ओवरटेक कर लिया है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनने में। और एक्सपोर्ट्स जो हम यूएस को करते थे वो थोड़े से कम हुए हैं, इंपोर्ट्स भी बल्कि उनसे कम हुए हैं थोड़े हमारे। यूएई से जो है हमारा वो 83.6 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है, जो कि हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। ठीक है, अब इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स से, वो अगर हम देखें तो ट्रेड डेफिसिट जो है चाइना से वो बढ़कर 85 बिलियन डॉलर्स पहुंचा। इंडिया का ट्रेड सरप्लस जो है वो यूएस के साथ 36.74 बिलियन डॉलर है। और इससे क्या हमें पता लग रहा है? इससे ये पता लग रहा है कि इंपोर्ट्स जो है वो ऐसा नहीं कि हमेशा ख़राब ही होते हैं। खासकर अगर हम इंपोर्ट कर रहे हो रॉ मटेरियल या फिर इंटरमीडिएट गुड्स, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए वो इम्पॉर्टेंट है ना। लेकिन इससे जो है कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट हो सकती है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो इंपोर्ट्स को और महंगा करेगी और उससे डेफिसिट और बढ़ेगा और एक्सटर्नल डेप्ट इंक्रीज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूरोप्स एआई कन्वेंशन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो काउंसिल ऑफ यूरोप ने फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन राइट्स बना दिया है, जिसको एआई कन्वेंशन कहा जा रहा है। तो काउंसिल ऑफ यूरोप पहले तो देखते हैं कि वो एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1949 में बनाई गई थी। ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू यूरोप की। स्ट्रैसबर्ग बेस्ड है फ्रांस में मतलब, और ये क्लोज टाइज रखती है यूरोपियन यूनियन के साथ। इसमें 46 मेंबर्स हैं, जिसमें कि होली सी, जापान और यूएस भी आते हैं। बाकी जो है कुछ कंट्रीज़ ईयू ब्लॉक की भी आती हैं। और ये कॉमन कंसर्न के जो इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करने की जो है कोशिश करती है मेंबर्स के। ठीक है, अब फ्रेमवर्क कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क कन्वेंशन होती है एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी जिसमें ब्रॉड तरीके से या जो है ऑब्जेक्टिव्स और कमिटमेंट्स बताई जाती हैं। स्पेसिफिक टारगेट जो है वो बाद में सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट्स में कवर किए जाते हैं। जो भी एग्रीमेंट्स नेगोशिएट किए जाते हैं वो इसी फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंडर जो है वो नेगोशिएट किए जाते हैं और उनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। इस अप्रोच को अडॉप्ट करने का ये फ़ायदा है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बाद में आप एग्रीमेंट जैसे मर्जी करते रहो लेकिन जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो आप सेम रखते हो फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंडर। ठीक है, अब एआई कन्वेंशन क्या है? ये एग्रीमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन है जिसमें कि एआई गवर्नेंस को कवर किया जाएगा। और ये लिथुएनिया में सितंबर 5 को ओपन होंगे सिग्नेचर के लिए। एआई कन्वेंशन इंश्योर करता है कि एक्टिविटीज़ जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी सिस्टम्स आ रहे हैं वो कंप्लाई करें ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ को।
ठीक है। एआई सिस्टम को ये डिस्क्राइब करता है कोई भी ऐसा मशीन बेस्ड सिस्टम जो कि इनपुट यूज़ करके आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। अब इसकी अगर हम कवरेज देखें तो ये पूरा जितना भी लाइफ साइकिल है एआई सिस्टम्स के उन सबको कवर करता है। पब्लिक और प्राइवेट दोनों जो है एंटिटीज़ को कवर करेगा। ब्रॉड एग्जम्पशंस दी जा रही है नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, रिसर्च डेवलपमेंट टेस्टिंग, नेशनल डिफेंस के लिए। मिलिट्री एप्लीकेशंस को एआई की जो है वो बाहर रखा जा रहा है इस कन्वेंशन से। आर्टिकल 3B जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है पार्टीज़ को कि वो प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज़ जो है उसमें थोड़ी सी जो है फ्लेक्सिबिलिटी रखें, लेकिन हाँ एग्जम्पशन फिर भी नहीं दी है, ठीक है। अब ह्यूमन राइट्स, अब अगर हम देखें तो कन्वेंशन जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स को इंश्योर कर रहा है और ये चाह रहा है कि जो है इंटेग्रिटी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस और रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ को मेंटेन रखा जाए। और पार्टीज़ को जो है जो भी कमिटमेंट और ऑब्लिगेशंस हैं वो स्पेसिफाइड की जा रही है जो कन्वेंशन की, वो आर्टिकल 22 के अंडर उनको जो है वो प्रोएक्टिव मेजर्स के साथ प्रोटेक्ट करनी है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, कोई न्यू ह्यूमन राइट्स जो है वो नहीं लेके आ रहा, बल्कि क्या कह रहा है कि जो है एआई जो है वो एग्जिस्टिंग ह्यूमन राइट्स को फॉलो करे और फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करे, ठीक है। और ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट्स जो है वो प्राइमरीली डायरेक्ट कर रहा है और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेके आ रहा है एआई एप्लीकेशंस से जो रिस्क आएंगे उनको रोकने के लिए। और पोटेंशियल चैलेंजेस और डिबेट्स होने के बावजूद जो है यूरोपियन जो है रूल ऑफ लॉ है उसके आसपास ये सेंटर्ड है। अब इसके चैलेंजेस यही हैं कि ये एआई रेगुलेशन जो है वो अभी भी इवॉल्व हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो उसको आगे और जो है वो अपडेट करना पड़ेगा कन्वेंशन को भी उसी के हिसाब से, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा इसका रीजनल लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर भी इसके जो है सिमिलर कन्वेंशंस जो है वो ऐसे आने लगेंगे। यूएस जो है वो काउंसिल ऑफ यूरोप का मेंबर है, तो ऑफ कोर्स इस एआई कन्वेंशन का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो एआई गवर्नेंस ऑफ यूएस के ऊपर भी जाएगा। लेकिन डाउन साइड ये है कि ये जो एआई कन्वेंशन है ये यूरोपियन वैल्यूज़ और नॉर्म्स के हिसाब से बनाया गया है, तो ऑफ कोर्स इसको ग्लोबली तो अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टेटस ऑफ स्पाइस एक्सपोर्ट्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हांगकांग और सिंगापुर ने रिसेंटली कुछ स्पाइस मिक्स प्रोडक्ट्स जो एमडीएच और एवरेस्ट ग्रुप के थे उनको रिकॉल किया है, क्योंकि उसमें इथिलाइन ऑक्साइड पाया गया। तो साइज़ अगर हम देखें इंडियन एक्सपोर्ट्स का, तो इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है वो जो स्पाइसेस के थे वो $4.4 बिलियन रहे 2023-2024 के पीरियड में, जो कि 12.3% हायर है देन फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। चिली, स्पाइस ऑयल्स, ओलियोरेसिन्स, ओलियोरेसिन्स, करी पाउडर, पेस्ट, क्यूमिन, मिंट प्रोडक्ट्स, कार्डमम, पेपर, ये कुछ लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड स्पाइसेस और स्पाइस प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के। चाइना, बांग्लादेश, वेस्ट एशियन कंट्रीज़, यूएस जो है इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं इंडिया की। मई 2024 में कुछ स्पाइसेस में इंडियन ब्रांड्स के जो है इथिलाइन ऑक्साइड पाया गया, तो इनको रिकॉल करके बैन भी किया गया। इसमें कहा जा रहा है इंडिया जो है वो इथिलाइन ऑक्साइड यूज़ नहीं करता एज अ पेस्टिसाइड, लेकिन एक स्टेरलाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करता है ताकि माइक्रोबियल लोड जो है वो उसको कम किया जा सके फिनिश्ड स्पाइस प्रोडक्ट्स में। स्पाइसेस और कई अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंटेमिनेटेड पाए जाते हैं मंडीज़ में, क्योंकि जो है ह्यूमंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं। वो लार्ज फैक्ट्रीज़ जो रिसीव करते हैं मटेरियल इन मंडीज से, वो हाई माइक्रोबियल लेवल्स जो है वो इन स्पाइसेस में पाती है, तो इसलिए ऑफ कोर्स ईटीओ स्टेरिलाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम देखें इम्पैक्ट क्या रहा है, तो ऑफिशियल जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस स्टेक होल्डर्स, उन्होंने कहा कि सिंगापुर और हांगकांग ने रिकॉल किए हैं, बैन नहीं किए हैं इन स्पाइस प्रोडक्ट्स को। तो एक्सपोर्ट जो है वो दोबारा से शुरू हो गया है इन कंट्रीज़ में। इंडिया जो है वो 70% ऑफ ग्लोबल स्पाइस प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए ऐसी इंसिडेंट्स जो हैं वो इंडिया के जो है वो इमेज को ख़राब कर सकते हैं। अब कंट्रीज़ जो है उनकी डिफरेंट लेवल की ईटीओ की जो है वो स्टैंडर्ड्स हैं और मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे कि ईटीओ जो है वो यूएस में तो परमिटेड है, लेकिन ईयू में जो है ये स्टीमिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर स्टेरिलाइजेशन के लिए ईटीओ का यूज़ नहीं किया जाता। इंडियन स्पाइस इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट को कह रही है कि ईयू के साथ जो है वो
इन स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स को रिलैक्स किया जाए, ताकि वहाँ पर भी स्टीमिंग की बजाय जो है वो ईटीओ को ही परमिट किया जाए, और जो है जाके कॉस्ट ऑफ स्पाइस इंडस्ट्री बढ़े ना। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं? स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने डिटेल्ड प्रोटोकॉल निकाला है सभी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स के लिए, ताकि ईटीओ कंटेमिनेशन को रोका जा सके। फिर बोर्ड ने कहा है कि मैंडेटरी टेस्टिंग होगी स्पाइस कंसाइनमेंट्स की, जो कि सिंगापुर और हांगकॉन्ग भेजे जाते हैं, खासकर ईटीओ लेवल्स के लिए। स्पाइसेस बोर्ड ने जो है एंगेज करने को कहा है इंटरनेशनल फूड स्पाइसेस बोर्ड ने एंगेज किया है इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स बॉडी के लिए, ताकि यूनिफॉर्म ईटीओ यूसेज लिमिटेड्स बनाई जा सके, ताकि अलग अलग कंट्रीज़ में जो है ये स्टैंडर्ड्स वेरी ना करें। एक ऑनगोइंग एफर्ट भी है ताकि कंज्यूमर्स को एजुकेट किया जा सके कि वो क्वालिटी को प्रेफर करें प्राइस की बजाय, ठीक है। और स्पाइस इंडस्ट्री और गवर्नमेंट जो है वो दोनों इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि इंडियन स्पाइसेस जो है वो कंप्लाई कर सकें वेरीड स्टैंडर्ड जो है अलग अलग कंट्रीज़ के, ताकि हर मार्केट जो है उनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एआई एंकर्स। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली डीडी किसान ने 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स जो है डिप्लॉय किए हैं एज पार्ट ऑफ देयर इनिशिएटिव टू प्रेजेंट टेलीविजन न्यूज़ इन न्यू अवतार। तो ये एंकर्स का नाम रखा गया है एआई कृष और एआई भूमि। ये 15 इंडियन और फॉरेन लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। ये न्यूज़ एंकर जो है वो कंप्यूटर्स हैं एक्चुअली, और ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह जो है वो बिहेव करेंगे, और 24 आवर्स 365 डेज़ ये जो है न्यूज़ पढ़ सकते हैं। फार्मर्स जो है वो इनको हमारी पूरी कंट्री से देख सकते हैं, ठीक है। और एआई एंकर जो है वो जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रहेगी एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में वो बताएंगे, ठीक है, टीवी पर। तो डीडी किसान पर ये एआई एंकर्स आने वाले हैं। तो डीडी किसान क्या है? ओनली टीवी चैनल इन द कंट्री जो कि डेडिकेटेड टू फार्मर्स है। 2015 में बनाया गया था इसको, फार्मर्स को अपडेट रखने के लिए कि क्या वेदर में चेंजेस रहेंगे, ग्लोबल या लोकल मार्केट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो है जो प्रोग्रेसिव इन्फॉर्मेशन फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए ये चैनल बनाया गया, ठीक है। डीडी किसान जो है वो 3 डायमेंशनल कंसेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करता है, जिसमें बैलेंस्ड फार्मिंग आता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है और प्लांटेशन आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कुमाऊं हिमालयास। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 90 एकड़्स का एक प्रोजेक्ट हॉल्ट कर दिया है इकोलॉजिकली फ्रेजाइल और सिस्मिक प्रोन लोअर हिमालयन रेंज में, जिनको हम कुमाऊं हिल्स कहते हैं उत्तराखंड में। तो ये कुमाऊं हिमालयास जो है वेस्ट सेंट्रल सेक्शन है हिमालयाज़ के नदर्न इंडिया में, सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में पड़ते हैं ये, और ये पार्ट ऑफ शिवालिक रेंज है साउथ में, पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयाज़ है नॉर्थ में, और ये लार्जली उत्तराखंड में ही पड़ते हैं, ठीक है। नंदा देवी और कामेत यहाँ की हाईएस्ट पीक्स हैं। कई मेजर हिल स्टेशंस यहाँ पर लोकेटेड हैं, जैसे नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा। कंसर्न ये है कि इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है ये और सिस्मिक प्रोन एरिया है। तो शिवालिक रेंज क्या है? सब हिमालयन माउंटेन रेंज जो कि 1600 किलोमीटर लॉन्ग है, तीस्ता रिवर से चलती आ रही है ये, ठीक है। ये पैरेलल रन करती है हिमालयन सिस्टम से फ्रॉम हरिद्वार टू द बैंक्स ऑफ ब्यास रिवर, ठीक है। और इसमें लो सैंडस्टोन्स और कॉन्ग्लोमरेट हिल्स जो है कंपोज करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जो है वो कन्वेन की गई है, और ये एक डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ 39 स्टेट्स और 18 एसोसिएट मेंबर्स हैं यूएन के, जो कि कुछ यूनिक सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। 3 जोग्राफिकल रीजन्स जहाँ पर ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स लोकेटेड हैं वो हैं कैरिबियन, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है इनका वो 28 टाइम्स ज़्यादा रहता है कंट्री के लैंड मास से। हाईली वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं क्योंकि ये लो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन से सफ़र कर रही हैं। हाई डिपेंडेंस है इनका टूरिज़्म और रेमिटेंसेस पे। मेजॉरिटी जो है नेचुरल रिसोर्सेज की वो इनकी ओशन से ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ज़ीरो डेब्री चार्टर। ये टॉपिक आपके जो है साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 12 नेशंस ने ज़ीरो डेब्री चार्टर जो है ईएस से या ईयू स्पेस काउंसिल का साइन किया है, ताकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रह सके ह्यूमन एक्टिविटीज़ की अर्थ ऑर्बिट में। तो ये एक इनिशिएटिव है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जिसको नवंबर 2023 में ही जो अनवेल किया गया था। ये चार्टर आता है
ESA मेंबर स्टेट्स द्वारा जिसमें कि इनकरेज किया गया था एजेंसी को कि वो एक ज़ीरो डेब्री अप्रोच फॉलो करे अपने मिशंस के लिए। तो एक फ़र्स्ट इनिशिएटिव है ऑफ इट्स काइंड, ताकि लार्जेस्ट अरे ऑफ वैरायटी ऑफ स्पेस सेक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड उनको इकट्ठा किया जा सके और एक जॉइंट गोल को अचीव करने में हेल्प की जा सके कि अब डेब्री जो है वो 2030 तक जो है हम नहीं जनरेट करेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्पेस एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। ये चार्टर एक नॉन लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ये नंबर ऑफ टारगेट्स जो है ये सेट आउट करता है और इसमें की जो है जिसमें कि ये भी एक टारगेट है कि मिशन की प्रोबेबिलिटी स्पेस डेब्री जनरेट करने की वो 1 in 1000 पर ऑब्जेक्ट से बिलो रहनी चाहिए। इसका टारगेट ये है कि 99% सक्सेस जो है पोस्ट मिशन डिस्पोजल हम अचीव करें। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मुंद्रा पोर्ट। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अदानी ग्रुप के मुंद्रा पोर्ट पर रिसेंटली अभी लार्जेस्ट एवर कंटेनर शिप जो है डॉक हुआ था और वो लगभग 400 मीटर लॉन्ग। ये MSC अन्ना है इसका नाम, जो लार्जेस्ट एवर कंटेनर शिप है। तो मुंद्रा पोर्ट क्या है? लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है, जो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी है इंडिया का। लोकेटेड है ये गल्फ ऑफ कच्छ में, गुजरात में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये ऑफ कोर्स। 33% ऑफ इंडिया का कंटेनर ट्रैफिक यहीं से ही जो है वो फ्लो होता है। अदानी ग्रुप इसको जो है वो ऑपरेट करता है। इसकी कैपेसिटी 260 MMT है। पोर्ट लगभग 155 MMT जो है वो पोर्ट कार्गो हैंडल कर चुका है, जो कि लगभग 11% ऑफ टोटल इंडिया का मैरीटाइम कार्गो है। 26 बर्थ्स हैं, 2 सिंगल पॉइंट मोरिंग्स हैं। ये पोर्ट जो है वो कई तरह का कार्गो हैंडल करता है। कंट्री का लार्जेस्ट कोल इम्पोर्ट टर्मिनल भी है ये ऑफ कोर्स। अब MSC अन्ना है क्या? लार्जेस्ट कंटेनर शिप एवर टू कॉल एट एन इंडियन पोर्ट। ये जो वेसल है ये लगभग 400 मीटर्स लॉन्ग है। इसका जो ड्राफ्ट है वो लगभग 16.3 मीटर्स है, इसीलिए इसको सिर्फ अदानी पोर्ट जो मुंद्रा पर ही अकोमोडेट किया जा सकता था, क्योंकि उतना जो डीप ड्राफ्ट वेसल और कहीं पर इंडिया में जो है वो डॉक नहीं हो सकता था। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is India's foreign trade with major partners. This topic is important for your economy section. So according to the latest data by Ministry of Commerce and Industry of India, India has recorded a trade deficit with 9 of its top 10 trading partner. So foreign trade in India accounts for 48.8% of our GDP in 2018. At the level of central government, trade is administered by the Ministry of Commerce and Industry, and in 2022 India was number 15 in total exports, number 8 in total imports. According to Commerce Ministry data, China was India's top trading partner, but before China, UAE was country's largest trading partner, and then US was the largest trading partner. The top exports from India include refined petroleum, diamonds, packaged medicaments, etc. And if it exports mostly to the US, UAE, Netherlands, China, and Bangladesh. In 2022, India was the world's biggest exporter of diamonds. And if we look at imports, the top imports of India include crude petroleum, coal briquettes, gold, petroleum gas, etc. And imports mostly come from China, UAE, US, Saudi Arabia, and Russia. India was the world's biggest importer of coal briquettes in 2022. Okay. So, if we look at the latest trends of India's foreign trade, China has overtaken the US as India's largest trading partner. On the other hand, exports to the US dipped slightly to $77.5 billion. The trade with UAE stood at $83.6 billion, which is the third largest trading partner of India. So India's trade deficit with China rose to $85 billion, and India reported a trade surplus with US. Imports are, of course, not always bad if a country is importing raw material or intermediary products so as to boost its manufacturing and exports, but it can cause country's currency to depreciate. Okay, because more foreign currency would be needed for imports. This depreciation would make imports more expensive, worsening the deficit and increasing external debt. Okay. So the next topic is Europe's AI convention. This topic is important for your science and tech section, also your international relations. So Council of Europe has adopted the Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law, which is also known as the AI Convention. So what is Council of Europe? It is an international political organization which was founded in 1949 to protect human rights, democracy and rule of law. It is the oldest intergovernmental organization in post-World War II Europe. It is based in Strasbourg, that is in France, and it has close ties with European Union.
46 members of this organization include the Holy See, Japan, the US, plus countries of the EU bloc and others. It addresses issues which are of common concern to its members, including human rights, crime prevention, drug abuse, environment protection, bioethical issues, and migration. So, what is a framework convention? It is a legally binding treaty that outlines broad commitments and objectives, establishing mechanisms to achieve them. Specific targets are left to be determined by the subsequent agreements. The subsequent agreements, which are negotiated under this under any framework convention, are called protocols. And this approach provides flexibility while encoding core principles and processes to achieve objectives. Okay, so what is this AI convention? It's a comprehensive convention covering AI governance and links to human rights, democracy, and responsible use of AI. It will be opened for signature in Vilnius, that is in Lithuania, on September 5. This AI convention ensures that activities involving artificial intelligence systems comply with human rights, democracy, and rule of law. It describes an AI system as a machine based system that uses input to generate outputs, and this convention would be applicable to all activities within the life cycle of AI systems. So this convention will be applicable to both public authorities and private entities, but of course broad exemptions have been given for national security interests, research, development, testing, national defense, and even military applications. So this Article 3B of this convention would provide flexibility for parties so as to address private sector activities without completely exempting them. Okay. So, of course, it mandates the protection of human rights, maintaining integrity of democratic processes, and respect for the rule of law. And what is the significance of this convention? It has not introduced any new human rights specific to AI, but it is emphasizing that existing human rights and fundamental rights should be safeguarded during the application of AI systems. It primarily directs its obligations towards governments, and it adopts a comprehensive approach to mitigate risks from AI applications. And this approach also recognizes the dynamic nature of AI technology and the challenges it presents. Despite potential challenges and debates, particularly around the European notion of the rule of law, the convention is considered timely. Implementing the convention poses challenges, especially as AI regulation frameworks are still evolving and technology advances rapidly. This AI convention could inspire similar conventions at the regional level in other parts of the world, promoting global standards in AI governance. As the US is a member of the Council of Europe, the AI convention might indirectly influence the AI governance in the US. Okay, but there is a potential downside that this convention is heavily influenced by the European values and norms in technology governance, of course, so that this could lead to perception of bias. So the next topic is status of spice exports. This topic is important for your economy section. So last month, Hong Kong and Singapore recalled certain spice mix products from MDH and Everest Group due to ethylene oxide contamination. So India exports almost $4.4 billion worth of spices. If we look at 2023 and 2024 figures, chili, spice oils, oleoresins, curry powder paste, cumin, mint products, cardamom, and pepper are some of the largest exported spices. China, Bangladesh, West Asian countries, and the US are important markets for Indian spices. In May 2024, some spice mixes from the Indian brands Everest and MDH were found to contain ETO, and then these products were recalled and banned in these markets. India does not use ETO as a pesticide but as a sterilizing agent to reduce microbial load in finished spice products. Spices and other agricultural products are often contaminated in mandis due to contact with humans, birds, reptiles, and insects. Large factories receiving material from these mandis are left with high microbial levels. That's why it is necessary to use ETO sterilization. So, an official from Federation of Indian Spice stakeholders clarified that Singapore and Hong Kong have only recalled but did not ban these products. Export to these countries have resumed now, and this such incidents of contamination will affect India's image because uh, India contributes about 70% of the global spice production. Countries have different standards for ETO and maximum residue levels. That's why Indian spice industry is urging the government to negotiate with countries of EU because they have certain different standards to relax these stringent norms. So
Spices Board of India is also issuing a detailed protocol to all manufacturing exporters to prevent ETO contamination. The board has also initiated mandatory testing of spice consignments destined for Singapore and Hong Kong specifically for ETO levels. The Spices Board has also engaged with International Food Standards Body to address the need for uniform ETO usage limits. There is also an ongoing effort to educate consumers about the importance of quality over price. The spice industry and governments are working together to ensure that Indian spices comply with the varying standards of different countries. Okay. So the next topic is AI anchors. This topic is important for your governance section. So DD Kisan has deployed two artificial intelligence anchors to present the television channel in a new avatar. So these anchors have been named as AI Krish and AI Bhumi, and they can speak in 50 Indian and foreign languages. These new news anchors are computers, and they look exactly like humans, and they can read 20 news 24 hours 365 days. The farmer viewers will be able to see these anchors in all states of the country. These AI anchors will provide every necessary information about agriculture research happening in the country. DD Kisan, we know that it is the only TV channel in the country which was established by government dedicated to farmers in 2015. It aims to keep the farmers informed about the changes in weather, global and local markets. It also aims to strengthen the three-dimensional concept of agriculture, which includes balanced farming, animal husbandry, and plantation. Okay. So the next topic is Kumaon Himalayas. This topic is important for your environment section. So recently, Supreme Court has halted the 90 acres project in ecologically fragile and seismic prone lower Himalayan ranges in Kumaon Himalayas of Uttarakhand. So Kumaon Himalayas is the west central section of Himalayas in northern India. It lies between Satluj River in the west and Kali River in the east. It comprises part of the Shivalik range in the south and part of Great Himalayas in the north, and lies largely within the state of Uttarakhand. And the Nanda Devi and Kamet are the highest peaks of this region. It is home to some of the major hill stations like Nainital, Ranikhet, and Almora. So it is an ecologically fragile and seismic prone area. So what are Shivalik Range? What is Shivalik Range? It is a sub-Himalayan mountain range running 1600 kilometers long from the Tista River, Sikkim, through Nepal and India, and then into northern Pakistan. It runs parallel with the Himalayan system from Haridwar on the Gange to the banks of Beas River. They are chiefly composed of low sandstone and conglomerate hills. Okay. So the next topic is small island developing states. So this topic is important for environment section. Fourth International Conference on Small Island Developing States will be convened for uh, between 27th May to 30th May 2024. So these are the distinct groups of 39 states and 18 associate members of United Nations, which face unique social, economic, and environmental vulnerabilities. They are located in Caribbean, Pacific, Atlantic, Indian Ocean, and South China Seas. And these countries have exclusive economic zone, which is 28 times their land mass. They are highly vulnerable developing countries because they suffer from low economic diversification, and they have huge dependence on tourism and remittances. So the majority of the natural resources they get are from the ocean. Okay. So the next topic is Zero Debris Charter. This topic is important for your science and tech section. So 12 nations have signed the Zero Debris Charter at the ESA EU Space Council recently, in for the to further their commitment towards long-term sustainability of human activities in Earth orbit. So it is an initiative of European Space Agency, and this charter comes after the ESA member states encourage the agency to implement a zero debris approach for its missions. It is the first initiative of its kind to bring together the largest array and variety of space actors around the world, with the joint goal of creating no more debris by 2030 and making possible the long term sustainability of space activities. This charter is a non legally binding agreement, and it sets out a number of targets, including that of a mission's probability of generating space debris. That it should remain below 1 in 1000 per object. It has also a target of 99% success for post mission disposal. Okay. So the next topic is Mundra Port. This topic is important for your economy section. So Adani Group's Mundra Port recently saw the largest ever container ship to dock at an Indian port when the almost 400-meter long MSC Anna
came visiting. Mundra Port is the largest private port and the largest container port in India. It is located in the northern shores of the Gulf of Kutch, and it is also a special economic zone. As much as 33% of India's container traffic flows through the port, and it is run by Adani Group. It has a capacity of 260 MMT, and this port handles over 155 MMT, which is about 11% of India's maritime cargo. It has 26 berths and two single point moorings. This port handles a wide variety of cargo. It also has the country's largest coal import terminal. MSC Anna is the largest container ship ever to call at an Indian port. The docked vessel MSC Anna has a length of about 400 meters. Its arrival draft is 16.3 meters, which can be accommodated only at Adani Ports Mundra because no other port in India is capable of berthing such a deep draft vessel. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.